मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। पति के मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वह हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से, इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। समीर की उम्र 12 साल की थी। वह मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अभी से इसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपनी पति की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता समीर के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं उनके बातों पर खपा होती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा पति इस दुनिया से चला गया था, तो मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर समीर अभी तक घर नहीं आया था। वह शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मशरूफ था। मेरा दिल मुतमईन इसी हवाले से था कि चलो वह घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ गया तो मुझे भी गैर महसूस होगा। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से समीर की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला था। आज तो मुझे यह घर जंगल जैसे मालूम हो रहा था। समीर मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल होटल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा ले, वरना यूं ही भूखी मर जाएगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। समीर की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वह मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। भाभी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वह बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाए, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि समीर इतनी छोटी उम्र में ऐसे बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। समीर का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा पति छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे के कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वह 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। समीर जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। समीर के कमरे में मैं अपना जेवर देखकर मेरा दिल खोल उठा था।
मैंने तो उसे कई जगह पर कई तालों में छुपा रखा था, मगर यह सब कुछ समीर के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इसे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे समीर के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद की तारी हो रही थी। दिल में सोचा कि कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं समीर के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन आखिर समीर ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने समीर किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थी? आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था। मैंने उसे फीके लहजे में यही कहा, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई। तो क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपको चावलों में नींद वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा, तुम इन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वह आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई थी कि समीर इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। समीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? भगवान की कसम भाभी, वह तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती है तो यह चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने इस गिलास के घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। मैं समीर का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा था। जानना चाहती थी कि वह आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैं उसके कमरे में देख आई थी उसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुँह खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वह हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम उन पैसों से मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। समीर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर वह कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा, समीर, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास एक नया घर होना चाहिए, और किराए के घरों में तो सिर्फ इंसान जलील और रुस्वा होता है। समीर की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि वह जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का था, तो ऐसे में कोई भी हमें आराम से आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं किसी से मशवरा कर लूँ। मैं अपने मायके वाले से कहती हूँ, वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। समीर तो छोटा बच्चा था, जबकि इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था कि उसने मेरे कमरे से आखिर इतने ताले तोड़कर वह जेवर निकाला कैसे, जबकि ताला टूटे हुए भी नहीं थे। इस जेवर के बारे में मैंने समीर को बताया भी नहीं था। मुझे अब समीर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता आखिर में उसकी ऐसी हताहत करता कि मैं मुतमईन हो जाती। मैंने अपने मायके वालों से कहा कि मुझे यह जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, घर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं।
वह अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था, मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफी सारा जेवर बनाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वह जेवर देने का इरादा तय कर दिया। अब मैं समीर के सहारे ही चल रही थी। मैंने कहा, समीर तुम चाहे तो वह जेवर बेच दो। मैं अपने मायको वालों से और उनके रवैया से मायूस हो गई। समीर ने अपनी उन्हीं अंकुल को वह जेवर जाकर दे दिया और 2 दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने समीर के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी यह घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोग को काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है। जब समीर ने कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी। वह था तो 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही। कहने लगा कि भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे, तो आपसे ज़रूरी बात करनी है। आज समीर की आंखें तो अजीब सी लग रही थी। उसकी नज़रों में कोई अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान भर दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा, जबकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर समीर यह क्यों कह रहा था कि उसे मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं उसे मुझे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर मैं फ़िलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था। वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज़्यादा माल और दौलत तो नहीं थी जिसे हम लिए फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। मैं समीर का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पति के पसंद से पहले बनाया करती थी। हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और समीर के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर आज वह घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था, जबकि रात के 10 बज गए थे। भाई के मौत से पहले तो वह शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था और उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वह हमारे साथ ज़रूर जाता, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतज़ार करने लगी, यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला, उस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे तुम समीर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारागर्दियाँ करने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नज़र उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी, मगर वह तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल में सोचा, मैं इसे डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वह मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी बस कर दे, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और जो आपने खाना पकाया है वह आप खुद खा ले। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चल गया। उस वक्त वह किसी 40 साल की मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था। वह गुस्से में था, कोई बात उसके पीछे ज़रूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला, मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर बोला, एक बात कहूँ भाभी, आप मुझसे शादी कर ले, वरना आप काफिर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा माँ वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसी और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बिल्कुल इसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टिकटिकी नज़रें से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा था। मैं एकदम बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई।
मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि समीर ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी समीर के बारे में मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा उसे अपने औलाद की तरह समझकर पालना है। उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, अब तुम ही उसका सब कुछ हो। समीर की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं समीर से कोई बात नहीं करूँगी। कानूनन यह घर मेरे नाम था, मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ, पर समीर ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से ज़रूर निकाल दूंगी। यह घर तो मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन समीर इसमें रहने का हक नहीं रखता था। अगर वह अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो उसे देनी चाहिए थी। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने समीर के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाज़ा खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। समीर कहाँ गया? मैं दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब समीर मुझे घर में कैद कर गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे इससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र भी 12 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूँ। यूँ बार बार घर से निकालना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। पति के मौत को महीना हो चुका था। उस एक महीने में समीर कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, खुदा मुझे औलाद देता तो मैं इस वक्त समीर के सहारे ना होती। मैं अपनी औलाद के सहारे ज़िंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं इसे क्या कहूँ? मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि समीर आएगा तो मैं उसे साफ साफ बात करूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे, यानी अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर समीर होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। यह आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ियाँ सजी थी। लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार है। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वह सिर्फ बहुत हैरान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं एक अकेली रहती हूँ। वह लोग बोले, झूठ बोल रही है यह औरत। यह इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में ही होगा। यह लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीवी तुमने क्या किया है यह तुम हमसे पूछ रही हो? तुमने अपने 12 साल देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यह रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियाँ रहती है। ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। समीर पर गुस्सा आ रहा था। यह सब उसी का किया धरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था।